हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। हमने अपनी पुरानी वीडियोस में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंडर हम चार्टर एक्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स पढ़ते हैं, जिसको हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रीएम्बल, इसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हमें पता है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है दिल्ली में। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को एक और मीटिंग में नेहरू जी एक रिजोल्यूशन पास करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोलते हैं जिसको हम, या फिर केवल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये पास होता है या इंट्रोड्यूस होता है। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको पास किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को, और पास होता है 22 जनवरी 1947 को। ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, इसको हम प्लान ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ओके, सो ये ना प्रीएम्बल से थोड़ा सा अलग है, प्रीएम्बल से अलग है। ये प्रीएम्बल नहीं था, ये एक ब्लूप्रिंट था, एंड प्रीएम्बल इज़ नॉट द ब्लूप्रिंट। प्रीएम्बल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. So ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया है, इसको एडॉप्ट किया है, इनेक्ट किया है, एंड वी गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इन तीनों वर्ड्स को याद रखना है, एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले एक बात याद रखना, प्रीएम्बल इज नॉट द प्लान। यह कोई प्लान नहीं था, जैसे कि हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, एक प्लान था, एक ब्लूप्रिंट था, बट प्रीएम्बल वॉज नॉट द ब्लूप्रिंट। ओके, इट इज़ द समरी। ये समरी थी। इट वॉज द समरी यानी कि लास्ट पिक्चर। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तैयार हो गया, उसके अंदर क्या क्या है, इस चीज़ की हमने एक समरी बनाई, उसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमने एक प्लान के रूप में, इसको ब्लूप्रिंट, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा हमारा, उस चीज़ को लेकर हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन निकाला था। तो प्रीएम्बल और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, डोंट कंपेयर इट। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में पूरे 2 years 11 month एंड 18 days लगे, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जाके तैयार हुआ 2 years 11 month 18 days को। और सबसे लास्ट में हमने प्रीएम्बल को ही बनाया था, और एडॉप्ट, इनेक्ट और गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। जब भी हम प्रीएम्बल की बात करते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट द प्रीएम्बल, हमें इसमें 4 चीज़ें दिख रही हैं, मतलब 4 चीज़ें। एक तो ये दिख रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, एक ये ब्रैकेट में ये दिख रहा है, तीसरे ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, और चौथा इसकी डेट दिख रही है। तो हम इनको बोलते हैं 4
इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी प्रियम्बल, 4 इंग्रेडिएंट्स हैं ये प्रियम्बल के। ओके, सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है सोर्स ऑफ पावर या सोर्स ऑफ ऑथोरिटी। कौन है सोर्स? दिस इज द सोर्स, सोर्स ऑफ ऑथोरिटी और पावर। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि सोर्स ऑफ द पावर कौन हो गया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ इंडिया। इंडिया का नेचर कैसा है? इंडिया सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। याद रखना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दिस इज द नेचर ऑफ इंडिया, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ओके, दिस इज द नेचर। तीसरा, ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया का? हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के या हमारे इंडिया का? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस देना है। जस्टिस किस तरह का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देना है। लिबर्टी थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। इक्वलिटी देनी है हमें अपॉर्चुनिटी की, स्टेटस की। और फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, ब्रदरहुड। ओके, ये चारों चीज़ को हम मिलाकर क्या बोलेंगे? दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया। And last and least, the date of adoption, that is 26th November 1949. Okay. सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, ये चारों पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि 4 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये चारों याद होने चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि सोर्स ऑफ पावर या अथॉरिटी। फिर इंडिया का नेचर कैसा है? सोविन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है। देन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी वाला पॉइंट याद होना चाहिए। डेट ऑफ द एडॉप्शन 26th day of November 1949. We adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये चारों इंग्रेडिएंट्स याद होने चाहिए। प्रियम्बल को अब तक सिर्फ, दिस इज रिटन इन, प्रियम्बल को हमने अब तक सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट किया है प्रियम्बल में, 42nd अमेंडमेंट 1976। इससे हमने 3 वर्ड जोड़े हैं 46 अमेंडमेंट 1976 से प्रियम्बल में हमारे में, दैट सोविन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और यूनिटी ऑफ द नेशन में। इनमें हमने थोड़ी सी वर्ड जोड़े हैं, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड जोड़े हैं हमने इनके बीच में। पहले मैं सिर्फ ये लिख रहा था प्रियम्बल में सोविन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लेकिन अब हमने सोविन के बाद सोशलिस्ट एंड सेकुलर जोड़ दिया और यहाँ पर सिर्फ लिख रहा था यूनिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी ऑफ द नेशन। हमने यहाँ पर इंटीग्रिटी जोड़ दिया। तो तीनों वर्ड याद रहेंगे। हमने यहाँ पर सोशलिस्ट, सेकुलर जोड़ा है और इंटीग्रिटी जोड़ा है बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन को हम बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी दिन मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड। याद रखना मैं क्या वर्ड बोल रही हूँ, मेजॉरिटी। द टर्म इज मेजॉरिटी, मतलब ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो इस दिन
एनफोर्स हुए थे, बट ऐसा नहीं था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन पूरा का पूरा एनफोर्स हुआ था, नहीं, इससे पहले हमारी प्रीएम्बल वाली डेट पर, दैट इज़ 26 नवंबर 1949 को भी हमने एडॉप्ट, इनेक्ट और गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ आर्टिकल्स हमने पहले ही एडॉप्ट कर लिए थे, लेकिन कुछ ज़्यादातर हमने नहीं किए थे, जिसको हमने बाद में किया। हमने इस दिन ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी दिन अडॉप्ट किया था, लेकिन इससे पहले भी हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिए थे, जैसे कि आर्टिकल है, आर्टिकल्स 394, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 एंड मैनी मोर। इनमें से जो कुछ आर्टिकल्स थे ये हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिए थे। बाकी का जो इन आर्टिकल्स को छोड़ दें और बाकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को ही हमने एनफोर्स किया था। मतलब कुछ आर्टिकल्स हमने 26 नवंबर 1949 को कर लिए और कुछ 26 जनवरी 1950 को। और सवाल ये भी आता है सबसे पहला तो, क्यों हमने 26 नवंबर को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया, क्यों हमने थोड़ा सा वेट किया 26 जनवरी का, देन हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। तो सबसे बड़ा रीज़न था इसका, बिकॉज वी वांटेड अ पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट डे, वी वांट अ पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट डे, एंड वो डे था 26 जनवरी 1930, जो कि एक पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट डे था। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन नेहरू जी ने लाहौर सेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज शब्द प्रोपाउंड किया था, या फिर पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, हम बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले नेहरू जी ने 26 जनवरी को, तो हम चाहते थे कि एक पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट डे मिल जाए हमें, तो हमें 26 जनवरी एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट डे मिल गया था। सो दैट्स वाई हमने थोड़ा सा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट ना करके थोड़ा सा डिले किया और 26 जनवरी 1950 को हमने इसे अडॉप्ट किया। ओके, सबसे थोड़ा सा बेसिक कि जीवी मावलंकर was the first speaker of the लोक सभा जब इंडिया एक रिपब्लिक नेशन बन गया, तो सबसे पहले जो स्पीकर थे लोकसभा के वो थे जीवी मावलंकर, ये बात याद रखना। एक और पॉइंट, दैट इज अबाउट द लास्ट रीडिंग। लास्ट रीडिंग कब हुई? लास्ट रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो हुई थी 14 नवंबर को 1949 से चालू और ख़त्म हुई थी 26 जन 1950 को। ओके, सो 14 नवंबर 1949 से चालू हुई थी और 26 जनवरी 1949 को ये 1950 को ये ख़त्म हुई थी। दिस वॉज द लास्ट रीडिंग। आई एम सॉरी, इट वॉज नॉट 26 जनवरी, इट वॉज 26 नवंबर 1949। इतने दिन चली थी ये रीडिंग्स। क्या होता है? रीडिंग होता है एक तरह से बहसबाजी करना, मतलब डिबेट टाइप में हो गया ये,
जब भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी तो उनमें से कुछ डे सेलेक्ट कर लिए जाते थे फॉर द डिबेट, कि हमें इस दिन इस बारे में डिबेट करनी है। और इस डिबेट को हेड कौन करते थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर इसको हेड करते थे। ठीक है, दिस वॉज द लास्ट रीडिंग एंड मतलब इससे पहले 2 बड़ी बड़ी रीडिंग और हो चुकी थी, तो ये थर्ड रीडिंग भी बोलते हैं हम इसको, थर्ड एंड लास्ट रीडिंग। एक 11th सेशन होता है, 11th एंड लास्ट सेशन, 11th एंड लास्ट सेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। वो भी कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। ये 11th सेशन होता है और लास्ट सेशन होता है, और इसी दिन तीसरी जो सबसे बड़ी रीडिंग होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद वो दोबारा मिलते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो दोबारा मिलते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। कब मिलते हैं? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को वो दोबारा मिलते हैं टू साइन द कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करने के लिए वो दोबारा मिलते हैं। और दिस वाज द लास्ट डेट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन परफॉर्म किया था। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परफॉर्म इट्स लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। ये तो हो गई बेसिक्स की बात, जैसे कि हम इसको पढ़ रहे थे, प्रीएम्बल को हमने पढ़ा था, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अब। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमें इसको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले सोर्स ऑफ द पावर, वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट करते हैं। लेट बिगिन। ठीक है, सोर्स ऑफ द पावर है, सोर्स ऑफ द पावर वी द पीपल ऑफ इंडिया, इज द सोर्स ऑफ पावर। यानी कि हम लोग ही सोर्स हैं, हम पावर या अथॉरिटी के हम ही सोर्स हैं। इट्स मीन पावर इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, पावर इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया। इंडियन पीपल में पावर है, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम एक टर्म में बोलते हैं ओटोकथोनी। ओटोकथोनी का बेसिक मीन होता है रूल्ड बाय द सॉइल। बाय सॉइल बोल दो या इंडिजिनस बोल दो, रूल्ड बाय द सॉइल और इंडिजिनस। इसका मतलब है सॉइल, यानी कि एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं भूमिपुत्र। ठीक है, धरती माँ का बेटा। इंडिजिनस लोग जो होते हैं उनको अगर वो रूल कर रहे हैं तो उसको ऑटोक्थोनी बोलेंगे। और यही हमारी प्रीएम्बल में लिख रहा है कि पावर इज वेस्टेड इन द इंडियन पीपल, हम ही सोर्स हैं पावर का। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है ये हमने अडॉप्ट किया है यूएसए के प्रीएम्बल से। कहाँ से अडॉप्ट किया है? यूएसए के प्रीएम्बल से अडॉप्ट किया है। यूएसए पहला नेशन था जिसने प्रीएम्बल लिखा था, तो वहीं से हमने, जब हम यूएसए का प्रीएम्बल देखते हैं तो यूएसए में भी यही लिख रहा है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूएसए में भी यही लिख रहा है और हमने भी वी द पीपल ऑफ इंडिया वहीं से अडॉप्ट किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन किसने दी थी। तो जब भी हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन किसने दी थी, तो हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जो परमिशन दी थी वो सेकंड कैबिनेट मिशन ने दी थी। राइट, सेकंड कैबिनेट मिशन आया था 1946 को, 1946 वाला। तो इसने क्या दी? पावर दी, यानी कि भेजा किसने था? ये ब्रिटिश इंडिया ने। तो हमें पावर कौन दे रहा है? अभी तो ब्रिटिश दे रहे हैं। राइट,
लेकिन इंडिया, हमने तो ये लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हमने ये कैसे लिखा? तो हमें जो ये पावर दी गई है ना, ये दी गई है बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में। उसी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक सोविन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सोविन कर दिया जाता है, यानी कि उसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। उसको बोल दिया जाता है कि आपके पास पूरी पावर है, और इसी पावर से इंडिया को पावर मिली है। इसको पावर मिली, इंडियन पीपल्स को पावर मिली, द पीपल ऑफ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन पीपल्स को पावर कहाँ से मिली है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 से। ओके। यूएसए प्रियम्बल में और इंडिया के प्रियम्बल में थोड़ा सा डिफरेंस है। द डिफरेंस इज, हम जब अपने प्रियम्बल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद हमने प्रियम्बल लिखा। हमने प्रियम्बल में एक समरी लिखी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद। लेकिन यूएसए ने पहले प्रियम्बल लिखा, और प्रियम्बल लिखने के बाद उसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, कि क्या प्रियम्बल और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सेम है? सो द आंसर इज नो, नहीं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अलग है और प्रियम्बल अलग है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या प्रियम्बल डिराइव्ड है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? देन द आंसर इज यस, देन द आंसर इज यस, बट नॉट द कॉपी। हमने कॉपी नहीं किया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, कॉपी नहीं है, बट कहीं ना कहीं प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही ड्राइव है। पहला हमारा इंग्रेडिएंट खत्म हो चुका है, दैट इज द सोर्स ऑफ ऑथोरिटी। सोर्स ऑफ ऑथोरिटी पहला हमारा जो इंग्रेडिएंट था खत्म हो जाता है। सेकंड इंग्रेडिएंट आता है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन स्टेट। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है सोवेर्न। हम बोलते हैं सोवेर्न, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सबसे पहला आता है सोवेन। सोवेन पढ़ने से पहले हमें सोवेन बनता कैसे है उससे पहले हम देखेंगे स्टेट के बारे में, हम देखेंगे स्टेट के बारे में। ओके, सो स्टेट के बारे में, स्टेट बनता किससे है? तो स्टेट बनने के लिए हमें चाहिए CGST। CGST से हमारा पूरा स्टेट बन जाता है। C यानी कि सिटीजन होने चाहिए, G यानी कि गवर्नमेंट, S यानी कि सोवेर्न, एंड T यानी कि टेरिटरी। तो इन चार चीज़ों से एक हमारा स्टेट जाके तैयार होता है। स्टेट पॉलिटी में हम जिसको स्टेट बोलते हैं, हम लोकल लैंग्वेज में उसको कंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो कंट्री किस चीज़ से बनती है? अगर किसी पर्टिकुलर हमारे पास टेरिटरी है, बाहर के एक्सटर्नल मैटर्स, मतलब एक्सटर्नल जो पावर है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है अगर किसी भी कंट्री में, दैट इज सोवेन। खुद की गवर्नमेंट है, सिटीजन्स हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर बना देती हैं एक स्टेट को। सोवेन क्या होता है? जब हम सोवेन की बात करते हैं तो सोवेन में हम बेसिकली एक चीज़ याद रखते हैं, दैट इज नो कॉम्प्रोमाइज। द वर्ड इज नो कॉम्प्रोमाइज। हम किसी भी कंडीशन में अपनी सोवरेनिटी से
कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जब हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनते हैं, कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनते हैं हम सार्क का भी हिस्सा हैं, साफ्टा का भी हम हिस्सा हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से क्या हमारे इंडिया की सोवरेनिटी पर कोई भी फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो नेहरू जी ने साफ साफ बोला है कि अगर हम यूएनए को ज्वाइन करते हैं, हम कॉमनवेल्थ नेशंस को ज्वाइन करते हैं, तो इससे हमारी डिग्निटी पर, इससे हमारी सोवरेनिटी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री और बाहर का कोई भी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर नहीं होगा। ये नेहरू जी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से हमारी सोवरेनिटी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी आर सोविन कंट्री, सोविन यानी कि इंडिपेंडेंट है हम। दूसरा टर्म आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, जब भी हम सोशलिस्ट की बात करते हैं ना, तो हमें डिफरेंट फॉर्म्स दिखते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स दिखते हैं सोशलिस्ट के। फॉर एग्जांपल, जब हम रशियन, हमारे दिमाग में रशियन की बात आती है ना, रशियन सोशलिस्ट, तो हमें मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट की याद आती है, राइट। रशिया में मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट है, जिसमें वो क्या चाहते हैं, वो एक क्लासलेस सोसाइटी चाहते हैं। क्लासलेस सोसाइटी के साथ वो चाहते हैं इक्वलिटी हो। कैसी इक्वलिटी? इक्वलिटी मनी के साथ इक्वलिटी हो, मतलब सबके पास मनी, लैंड, सब कुछ बराबर हो, कोई भी गरीब ना रहे, सब, हर एक इंसान उसमें इक्वल हो। ये होती है मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट। इसमें क्लासलेस सोसाइटी लाने के लिए क्या करते हैं, हम रिवॉल्ट करते हैं, आर्म्ड रिवॉल्ट करते हैं, हम हथियार उठाते हैं, वॉयलेंट तरीके से रिवॉल्ट करते हैं। एक दूसरा होता है गांधीयन कॉन्सेप्ट, गांधीयन सोशलिज्म। गांधीयन सोशलिज्म में क्या होता है, गांधी जी भी कहते हैं, गांधी जी को भी क्लासलेस या स्टेटलेस सोसाइटी चाहिए थी। गांधी जी भी इस बारे में बात करते थे कि एक क्लासलेस या स्टेटलेस सोसाइटी हो, लेकिन 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 वो इसको नॉन वायलेंट तरीके से चाहते थे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। वो चाहते थे कि एक नॉन वायलेंट तरीके से क्लासलेस सोसाइटी आए, और मार्क्सिस्ट चाहता है कि एक वायलेंट तरीके से सोसाइटी आए। तो अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम अपने प्यारे भारत की बात करें, तो इंडिया में कैसी सोशलिस्ट है? इंडिया में मिक्स सोशलिस्ट है, यानी कि हमारे में गांधीयन सोशलिज्म भी है, इसके साथ साथ हमारे में मार्क्सिस्ट सोशलिज्म भी है। क्योंकि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म में क्या होता है, नेशनलाइजेशन करते हैं, हर एक चीज़ का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, राइट। क्यों कर दिया जाता है? ताकि हर एक चीज़ में गवर्नमेंट इंटरप्ट करके सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, कोई भी अमीर या गरीब ना रहे, इसलिए नेशनलाइजेशन किया जाता है। इंडिया में भी कुछ कंपनीज़ का जिस नेशनलाइजेशन होता है, काफ़ी कंपनीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़ हैं, राइट। तो मार्क्सिस्ट हमने इस वे में अपनाया है, और गांधीयन हमने नॉन वायलेंट तरीके से, हमें क्लासलेस सोसाइटी चाहिए, ये सब चीज़ें हमने गांधीयन से अपनाई हैं। गांधीयन सोसाइटी कहती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दोगे तो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, सब कॉम्पीट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और कोई ये नहीं सोचेगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर कोई एक ही इंसान ज़्यादा अमीर गरीब कैसे है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे भी मौका दिया जाएगा और किसी दूसरे इंसान को भी मौका दिया जाएगा सेम चीज़ हासिल करने के लिए। अब जिसके पास ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, ऑब्वियसली वो जीत जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गई, ये गांधीयन हो गई, ये गांधीयन सोशलिज्म हो गई। जबकि मार्क्सिस्ट कहती है कि कैपेबिलिटीज़ किसी के पास ज़्यादा हो, तुम्हें भी वही मिलेगा, तुम्हें भी वही मिलेगा, सेम चीज़ मिलेगी। ये हो गई मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। इंडिया की जो सोशलिज्म है वो दोनों की मिक्स है, जैसे कि मैंने बोला मिक्स है। तो ये जो इंडिया की जो मिक्स है, इसको नेहरू जी ने एक नाम दिया है, दैट इज़ डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म।
डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जवाहरलाल नेहरू ने ये नाम दिया था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हमारी हमारी सोशलिज्म का नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तीसरा पॉइंट आता है, बात करते हैं हम सेकुलर की। सेकुलर, जो ये सेकुलर वर्ड है सबसे पहले माकियावेली ने दिया था। सेकुलर का मतलब माकियावेली के अकॉर्डिंग क्या था? कंप्लीट डाइवोर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन।